जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। ये सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेशवाहक से पता चला कि गांधार के राजा आंबी ने बिना लड़े ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव है जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र यह बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। चाणक्य की बात सुनकर आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है और भला वो आपकी बात क्यों मानेगा। यह सुनकर चाणक्य ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। मेघनाथ बोले, धनानंद सुनेगा और वो भी आपका प्रस्ताव। भीमदेव के दरबार से बचकर निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए, बच्चों को शिक्षा देने का काम। भलाई इसी में है। यह सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहां। आप अपना कर्तव्य भूल गए हों, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा। चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें। चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा कर आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मनी मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाला। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। यह देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्युदंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा और कितनों को मारोगे तुम लोग। अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे। कहां से लाए हम इतना धन। उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा, ए बुढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी लटका दूंगा इसी फंदे पे। चल चुपचाप निकल जाए यहां से। ऐसा कहकर उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से यह देखा नहीं गया। वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, मां जी संभल कर। ऐसा कहकर उन्होंने उस रोती हुई बूढ़ी महिला को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, मां, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज दूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूं और वचन देता हूं कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता।
उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा। चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए, ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया, मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे, तेरे अंदर करुणा होगी, लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से कह रही हूं ये बात। मेरे पास देने के लिए कुछ है तो बस आशीर्वाद है। चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था मां, आशीर्वाद दें। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की ओर देखते हुए कहा, एक अति आवश्यक कार्य के लिए मेरा राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। यह सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, अभी महाराज व्यस्त हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूं। यह सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देखकर बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है। चाणक्य को समझ में आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। यह सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राजदरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राजदरबार के अंदर थे।